اس کی निगाहें तो जैसे उस सुर्ख जोड़े पर जम सी गईं। वो पिंक कलर में भी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन ये रंग उस पर ऐसा खिला था कि ज़रान एक दफ़ा फिर से मदहोश होने लगा। लड़की, तुम्हारी गुर्बत के नशे से अभी अभी निकले हैं, ये जुल्म सही नहीं है। क्यों अपनी नाजुक सी जान हल्कान करना चाहती हो? वो उसके करीब आता उसके सामने आया। मुझे घर जाना है। अपनी आंखों में पानी लिए वो निगाहें झुकाकर बोली तो वो एक झटके से उसे खुद से लगा गया। घर भी चली जाना, पहले कुछ खा लें, मैंने तो सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था, भूख से जान जा रही है मेरी। उसे खुद से लगाए वो उसके कान में बेहद कम आवाज़ में सरगोशी नुमा अंदाज में बात कर रहा था। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे नहीं रहना आपके पास, घर जाना है मुझे। हाँ तो चली जाना, इतना ओवर क्यों हो रही हो? चलो पहले कुछ चलकर खाते हैं। और तुम अभी तक ये आंसू क्यों बहा रही हो? ओ गॉड, डोंट टेल मी कि तुम मुझसे कोई सिंपथी चाहती हो। बंद करो ये रोना धोना। कोई रेप नहीं हुआ है तुम्हारा, शोहर हूँ मैं तुम्हारा। 3 साल से तुम मेरी हो इबादत, मेरे निकाह में हो। मुझे लगा था कि तुम मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार होगी, लेकिन तुमने तो अभी तक रोना धोना मचा रखा है। हद होती है किसी चीज़ की। बीवी हो तुम मेरी, कोई ज़्यादती नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। अपना हक लेने के लिए तुम्हारी मिन्नतें हरगिज़ नहीं करने वाला था मैं। और प्लीज़ ये तो हरगिज़ मत सोचना कि तुम्हारे साथ ये थोड़ा सा वक्त गुजार कर या अपना हक इस्तेमाल करके मैंने कोई गलती की है जिसकी तुमसे मुझे सॉरी करनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ से घर जाकर तुम सीधा सबके सामने ये कहोगी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। और रुखसती जो 1 महीने के बाद होने वाली है वो इसी हफ्ते होगी, क्योंकि इसके बाद शायद मैं मज़ीद अपना कंट्रोल खो दूँ। और रोज़ रोज़ मैं तुम्हारे मर्ज़ी के बिना तुम्हें अपने बेडरूम में नहीं लाना चाहता। तुम मेरी बीवी हो। अपना हक इस्तेमाल किया है मैंने, जिसका मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं और ना ही आगे चलकर कभी होने वाला है। इस सब के बाद तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम रुखसती के लिए सारे घर वालों के सामने बात करो और दादी से रुखसती की बात करो। 1 हफ्ते की बात चलो मैं खुद कर लूँगा, तुम बस रुखसती के लिए हामी भर लो। दादी को बताओ कि तुम रुखसती के लिए तैयार हो। और मेरी जान, इस तरह से रोना धोना बंद कर दो यार, कसम से। तुम्हारे ये आंसू भरी आंखें देख कर ना मेरे जज्बात फिर से बेलगाम हो रहे हैं। वो उसे खुद से लगाते इसी अंदाज में बोला कि वो करंट खाकर उससे दूर हुई। आप बहुत बुरे इंसान हैं। वो आंखें रगड़ते हुए इतनी मासूमियत से बोली कि जर्रान ने उसके जुमले को एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लिया था। एक ही बार में अंदाज़ा लगा लिया। अभी तो मेरी कुर्बत तुम्हें दिन रात सहनी है। ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो आंख दबाता शरारत से बोला, जब उसने अगले ही लम्हे उसके हाथ का मुक्का बनाकर उसके सीने पर दे मारा। लेकिन मैं घर वालों के सामने क्या कहूँगी? यकीनन वो समझ चुकी थी कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। सारी सिचुएशन को समझने के बाद वो परेशानी से उससे पूछने लगी, तुम ऐसा करना, तुम कुछ मत कहना, मैं दादी से बात करूँगा और जब दादी तुमसे पूछेंगी तो तुम रुखसती के लिए तैयार हो, बस तुम हाँ कर देना। बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। वो जैसे सब कुछ अपने सर ले रहा था। इबादत ने आंसू साफ करते हाँ में सर हिलाया। अब चलो कुछ खाने चलते हैं, बहुत सख्त भूख लग रही है। आओ, अब तो रोमांटिक सा डिनर तो होना ही चाहिए। अब तो रोमांटिक सा डिनर तो होना ही चाहिए। नहीं, मुझे घर जाना है। उसकी उंगलियों का लम्स एक दफ़ा फिर महसूस करते वो घबरा कर बोली, यार बहुत बोरिंग हो तुम, पहले खाना तो खा ले, मुझे भूख लग रही है। ज़रा एहसास नहीं है शोर का? यहाँ पर भूखा प्यासा तुमसे प्यार करने में मसरूफ़ था और तुम हो के खाना तक खाने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैंने कब मना किया आपको? वो दूर हटते बोली तो ज़ारन ने उसे खुद से करीब किया। दूर मत जाओ यार, भूख लगी है मुझे। वो चेहरा फिरते हुए बोली तो जर्रान मुस्कुराते हुए उसे यूं ही कमर से थामे अपने साथ बाहर ले गया। उसने नोट किया था वो अपने कपड़े बदल चुका था। यकीनन उसके सोने के बाद वो भी नहीं सोया था। सर खाना लगा दूं? मुलाजिम उन्हें नीचे आते देखकर बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम बाहर जाकर खाना खा लेंगे। और तुम क्या कह रहे थे कि तुम अपनी बीवी को लाना चाहते हो घर के काम वगैरह के लिए? जान, तुम्हारे आने के बाद हम इसकी बीवी को मुलाजमत पर रख लेंगे। ऐसा करना, कल 6 बजे तुम अपनी बीवी को ले आना। मैडम आकर उसका काम वगैरह देख लेगी, क्योंकि जान कल 6 बजे के बाद एक चक्कर तो लगाओगी ना यहाँ का? वो शरारती अंदाज से कहता हुआ बोला और उसका हाथ थाम कर बाहर निकल गया। मैं यहाँ हरगिज़ नहीं आऊँगी रुखसती से पहले। ऐसा करना, कल 6 बजे के बाद तुम अपनी बीवी को ले आना, मैडम आकर उसका काम वगैरह देख लेंगी। क्यों जान, कल 6 बजे के बाद एक चक्कर तो लगाओगी ना यहाँ का? वो शरारती अंदाज में कहता यूं ही उसका हाथ थाम कर बाहर निकल गया। मैं हरगिज़ यहाँ नहीं आऊँगी रुखसती से पहले। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते बोली तो जर्रान का ना रुकने वाला कहकहा फूटा, आना तो तुम्हें पड़ेगा मिसेस, अब तुम्हारा कोई और ठिकाना नहीं है। वो गाड़ी का बेल्ट बांधते हुए उसकी तरफ झुक चुका था।
मेरे जज़्बात मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो जैसे अपनी बेबसी की इंतहा बता रहा था, आप खुद भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल करो ना मुझे। कैसी बीवी हो जो अपने शोहर को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो एक दफ़ा फिर से उसकी तरफ आया तो उसे धक्का देती चेहरा अपने हाथों में छुपा गई, जबकि सारा रास्ता वो उसे कुछ न कुछ कहकर तंग करते हुए आया था। ज़रान के प्यार में, चाहत में किसी तरह का खोट नहीं था। वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। ज़रान का उसकी तरफ झुकाव, उसको अहमियत देना, बात बात पर उसकी मर्ज़ी पूछना, सब कुछ एक नया एहसास था। बिल्कुल किसी परवाने की तरह उसके इर्द गिर्द मंडला रहा था। कभी वो बातों ही बातों में उसके माथे पर लब रखता तो कभी शरारत से सबसे छुप कर। वो कभी उसे घूरती तो कभी शर्मा कर निगाहें झुका लेती। ज़रान का ये अंदाज़ बहुत नया था, बहुत अलग थी उसकी बातें, उसकी नज़रें, जैसे वो उसके लिए बहुत अहम हो। कहीं से भी ये सब कुछ ड्रामा या दिखावा नहीं लग रहा था, सब कुछ हकीकत थी, हकीकत के रंग थे। उसकी चाहत के रंगों में वो उस दुनिया में रहना चाहती थी जिसमें ज़रान का ये रूप उसे देखने को मिल रहा था। वो सच कह रहा था, वो किसी गलतफहमी का शिकार थी। यकीनन ज़िबाइश कुछ भी नहीं थी उसकी ज़िंदगी में, वरना वो उसे भुलाकर इतनी जल्दी आगे बढ़ ही नहीं पाता, हरगिज़ नहीं। अगर वो दादी को दिखाने के लिए ये रुखसती कर रहा था तो फिर उसने इतने अच्छे से बात क्यों की थी उससे, उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहा था वो, उसे यूं दीवानों की तरह क्यों अपनी निगाहों के सामने रखना चाहता था। शायद वो सच में उससे मोहब्बत करता था, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, और वो उस ज़रान शाह की ज़िंदगी का हिस्सा बनने को तैयार थी। यहाँ पर अंदर क्यों लेकर आई हो यार तुम मुझे, वहाँ बाहर क्या मसला था, वहाँ सामने भी तो देखो कितना रोमांटिक कपल बैठा था। उसे बताते तो सही भाई हम ज़्यादा रोमांटिक है तुमसे। वो उसके बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर झुक कर बैठ गया। नहीं जी नहीं जनाब, मुझे कोई शौक़ नहीं सब पर ये बात ज़ाहिर करने का कि हम कितने रोमांटिक हैं। और शायद आप भूल गए हैं कि आजकल मीडिया वाले आपके कुछ ज़्यादा ही पीछे लगे हैं। सुबह अखबार पर आपकी और मेरी कोई तस्वीर छप जाएगी कि ज़रान शाह अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ रोमांटिक अंदाज में लंच करते हुए। हाँ तो छपती है तो छप जाए, मुझे परवाह नहीं। ये पर्सनल असिस्टेंट मेरी पर्सनल बीवी भी तो है। वो हर बात को बहुत नॉर्मल ले रहा था। नहीं ना ज़रान, अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी ये पर्सनल बीवी आपकी 1 महीने के बाद होगी। फ़िलहाल मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ जो इस ऑफिस टाइम में आपकी पर्सनल बीवी हरगिज़ नहीं है। उसे समझाते हुए बोली, 1 महीने नहीं 1 हफ्ते के बाद तुम मेरी पर्सनल बीवी बन रही हो। मैं ज़्यादा लंबे चक्करों में नहीं पड़ने वाला। मैं आज ही दादी को फ़ोन करके ये बात क्लियर कर दूंगा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर रुखसती चाहता हूँ, और जब तुमसे पूछा जाए तो तुम बस हाँ कर देना, बाकी तुम्हारा ये शोहर हर चीज़ संभाल लेगा। वो उसकी तरफ झुकने ही लगा था कि वेटर दाखिल हुआ कमरे में। ग्रेट टाइमिंग्स है तुम्हारी, वो वेटर को घूरते हुए बोला तो वो कुछ शर्मिंदा सा खाना रखता माजत खां अंदाज में बाहर निकल गया। ज़रान क्या मसला है आपको, बेचारे वेटर को भी नहीं छोड़ते आप। और एक और बात, मैं दादी से कुछ भी नहीं कहने वाली, आप खुद कह दीजिएगा जो भी कहना है, मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। मैं ठीक हूँ 1 महीने बाद वाली रुखसती पर भी, वो मज़े से बोली, जबकि ज़रान कंधे उचकाकर अपने हाथों से उसे आहिस्ता आहिस्ता खाना खिलाने लगा। तुम खाना तो खाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है, जो मेरी मर्ज़ी होगी वो करूँगा। वो मज़े से बोल रहा था। और फिर उसे खाना खिलाने के बाद एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आने की वजह से वो बाहर निकल गया। जब थोड़ी देर बाद एक लड़की वहाँ दाखिल हुई, उस लड़की को पहचानना उसके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे किसी ने शायद बहुत बुरे तरीके से मारा था या उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो समझ नहीं पाई और ना ही कुछ समझना चाहती थी। उसे देखते ही वो उठ खड़ी हुई। चली जाओ इबादत, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा मेरी हालत देख लो। मेरी हालत देखकर तुम्हें अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। ज़रान शाह का बच्चा इस वक्त मेरे पेट में है। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसी प्रेगनेंसी की बिना पर जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया, और वो कहता है कि सिर्फ तुमसे शादी करेगा क्योंकि तुम उसकी दादी की पसंद हो। मेरी हालत तुम्हारे सामने है। जब मैंने उसे फ़ोर्स किया शादी के लिए और ये कहा कि मैं मीडिया में जाऊँगी तो उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा और मुझे मेरे ही घर में बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि जिस इंसान को तुम फरिश्ता समझ रही हो ना, दरअसल वो एक शैतान है। ये रिपोर्ट्स देख सकती हो तुम, इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप ज़रान शाह है। और यकीन करो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या ना हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। मैं दुआ करती हूँ कि तुम उस शैतान के शर से महफूज हो। अपनी रिपोर्ट्स उठाती जिन कदमों से वो आई थी उन्हीं कदमों से वापस निकल गई, जबकि इबादत की दुनिया तो लम्हों में तबाह करके रख गई थी वो।
ज़रान अपनी कॉल ख़त्म करके वापस आया तो इबादत वहाँ पर कहीं नहीं थी। वो परेशानी से उसके नंबर पर डायल करने लगा और फिर बाहर निकल कर भी देखा। उसे काफ़ी देर आगे पीछे देखते पाकर वहाँ मौजूद मैनेजर ने बताया कि उसके साथ आई लड़की यहाँ से वापस जा चुकी है। वो परेशान हो गया था कि इबादत इस तरह से क्यों चली गई बिना उसे कुछ भी बताए। उसने एक नज़र टाइम की तरफ देखा जहाँ पर 6 बज रहे थे। ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है, बल्कि ये बेवकूफ़ नहीं, मैं ही उल्लू हूँ। मुझे कम अज़ कम उसे बता देना चाहिए था कि मैं भाभी को फ़ोन करके बता चुका हूँ। पर कोई बात नहीं, भाभी से फ़ोन करके पूछता हूँ कि ये घर पहुँची या नहीं। बेवकूफ़ लड़की, मुझे भी तो कह सकती थी। खैर, अगर मुझे कहती तो मैं कौन सा उसे घर छोड़ कर आने वाला था। उसकी वापसी तो 9 बजे के बाद ही होनी थी। खैर, अभी तक घर नहीं पहुँची होगी। भाभी को फ़ोन करने की बजाय दोबारा उसी के नंबर पर कॉल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठाया गया। इबादत, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? थोड़ी देर पहले ही मुझे ज़रान भाई की कॉल आई थी। वो तो कह रहे थे कि तुम जल्दी वापस नहीं आ सकती। खैर, अच्छा हुआ तुम आ गई। और ये किसके कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हारे तो नहीं लगते। उसे घर के अंदर दाखिल होते देख वो फ़ौरन किचन से बाहर निकली थी। जी भाभी, वो मेरे कपड़ों पर कुछ गिर गया था तो फिर। अच्छा, ज़रान भाई ने ड्रेस दिलवाई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। वो प्यार से बोली। नहीं भाभी, मेरा खाना हो गया। मेरा मतलब है वो मीटिंग थी ना, तो वहाँ पर डिनर करके आई हूँ। अब मैं आराम करूँगी। वो उससे कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि उसे इतना घबराए परेशान देखकर जोरिश भी परेशान हुई। इसे अचानक क्या हो गया था? सुबह जाते हुए तक तो ठीक ठाक थी। क्या इसे छोड़ने के लिए ज़रा नहीं आया था, या वो खुद अकेली आई थी? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अकेली तो बिल्कुल ड्राइविंग नहीं करती थी। वो अकेली तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करती थी। बारीक ज़बर या शेरीज़ में से उसे कोई घर छोड़ देता, वरना वो ड्राइवर चाचा के साथ ही आगे पीछे आती जाती। वो वापस किचन में आ रही थी जब घर के नंबर पर किसी ने फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया तो आगे ज़रान ही था। भाभी, वो इबादत। जी ज़रान भाई, इबादत आ गई। क्या आप उसे छोड़ने आए थे? नहीं, मैं छोड़ने के लिए नहीं गया। वो खैरियत से घर पहुंच गई है ना? वो खुद गई है। जी जी, वो खैरियत से पहुंच गई है, उसने फ़ौरन बताया तो ज़रान को कुछ सुकून मिला। ठीक है भाभी, बस यही जानने के लिए फ़ोन किया था। वो फ़ोन रखते हुए बोला, जबकि जोरिश भी अलविदाई कलाम कहती फ़ोन बंद कर चुकी थी। तुम्हारी ये हरकत मुझे सख्त बुरी लगी है इबादत। खबरदार, जो तुमने ये हरकत दोबारा की। कम अज़ कम तुम मुझे बता कर तो जा सकती थी कि तुम घर जा रही हो। शोहर से बात मनवाना भी एक हुनर है जो तुम्हें नहीं आता। हाँ, ये सच है कि अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं तुम्हें कभी भी घर जाने की इजाज़त ना देता, लेकिन फिर भी इस तरह बिना पूछे बिना बताए तुम घर क्यों चली गई? जानती हो, पागलों की तरह ढूंढ रहा था मैं तुम्हें यहाँ वहाँ, न जाने तुम कहाँ चली गई हो। मानता हूँ मेरी कॉल थोड़ी लंबी हो गई थी, एक दो केसेस में पूरी तरह उलझा हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम बिना बताए किसी भी तरह कहीं भी निकल जाओ। आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा मत करना, वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। खैर, मैं दादी को थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा और उनसे बात करूँगा। दादी तुमसे पूछेंगी तो तुम्हें क्या जवाब देना है तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे मेरी बीवी हर वक्त मेरे पास चाहिए। मेंटली तौर पर तो अब तक तुम तैयार हो ही चुकी होगी। खैर, वो तो मैंने कर ही दिया है, तो मैं मज़ीद इस बात को खींचना नहीं चाहता। मैं दादी से बात करूँगा। मुमकिन है कि दादी रात तक तुम्हें अपने कमरे में बुलाएं, तो वही जवाब देना जो मैंने कहा है। और प्लीज़ 1 महीने की बात हरगिज़ नहीं करना। इसी हफ्ते ये रुस्वती वाला सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म करो। मैं मज़ीद इन मामलों को लटकाना नहीं चाहता। और मेरा मैसेज सुनते ही रिप्लाई कर देना, वेट कर रहा हूँ। वो व्हाट्सएप पर उसे एक अच्छा खासा लंबा वॉइस नोट दे चुका था। अब उसे इंतज़ार था कि कब उसका वॉइस नोट सुनकर रिप्लाई कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ तो जैसे बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसके मैसेज पर ब्लू रिंग का टिक लग गया, लेकिन मैसेज सुनने की ज़हमत तक हरगिज़ नहीं की गई थी। वो काफ़ी देर रिप्लाई का इंतज़ार करता रहा। उसकी चैट टैब खोले, उसकी तरफ से किसी भी जवाब का मुंतज़िर था। अपने वॉइस नोट पर किसी तरह के रिएक्शन का मुंतज़िर था, लेकिन दूसरी तरफ तो बिल्कुल खामोशी छाई थी। तंग आकर उसने दादी का नंबर मिलाया।